तुम्हारे कश्मीर जाने का एक तरीका हो सकता है। कमांडो इमरान ने पूछा, वो क्या? सत्तार सेठ ने कहा, मेरा एक एंग्लो इंडियन दोस्त है, उसका नाम मिस्टर हम्फ्री है। वो हफ्ते में एक बार बंबई से मालगाड़ी लेकर अमृतसर जाता है। वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। तुम अमृतसर तक उसके साथ जा सकते हो। अमृतसर से आगे वाया बटाला, गुरदासपुर और होशियारपुर से होकर तुम जम्मू चले जाना। कमांडो जिब्रान ने पूछा, क्या वो मालगाड़ी का गार्ड है? सत्तार सेठ बोला, नहीं, वो मालगाड़ी का इंजन ड्राइवर है। कमांडो इमरान और जिब्रान खामोश हो गए। वो सोचने लगे कि एक इंजन ड्राइवर उन्हें अपने साथ कैसे ले जाएगा। सत्तार सेठ ने दोनों के जहन को पढ़ लिया था कि दोनों क्या सोच रहे हैं। उसने कहा, तुम जरूर ये सोच रहे होगे कि मालगाड़ी का ड्राइवर मिस्टर हम्फ्री तुम्हें अपने साथ किस हैसियत से ले जाएगा। इमरान बोला, जी हाँ, मैं तो यही सोच रहा हूँ। सत्तार सेठ ने कहा, मिस्टर हम्फ्री बड़ा खुले दिल का खिलाने पिलाने वाला आदमी है। किसी जमाने में हम बंबई में इकट्ठे अय्याशियां करते थे। फिर उसने शादी कर ली और बंदा बन गया। उसके एक रिश्तेदार ने उसे एक इंजन ड्राइवर का फायरमैन रखवा दिया। 4 बरस मिस्टर हम्फ्री फायरमैन रहा। फिर उसे एक ब्रांच लाइन पर इंजन ड्राइवर लगा दिया गया। कुछ अरसे के बाद वो कलकत्ता बड़ौदा मेन लाइन पर जाने लगा, लेकिन हम्फ्री शराब की वजह से नशे में रहता था। एक बार वो ट्रेन का हादसा करवा बैठा, फिर गाड़ी लेकर गलत लाइन पर निकल गया। सजा के तौर पर रेलवे ने उसे ब्रांच लाइन पर चलने वाली मालगाड़ी का ड्राइवर बना दिया। 3 साल तक वो ब्रांच लाइन पर इंजन चलाता रहा। आजकल मिस्टर हम्फ्री मेन लाइन बंबई से अमृतसर की लाइन पर मालगाड़ी लेकर आता जाता है। रेलवे के महकमे ने उसकी सजा तो माफ कर दी है और मिस्टर हम्फ्री भी ड्यूटी पर शराब नहीं पीता, लेकिन उसके बावजूद रेलवे का महकमा उसे मुसाफिर गाड़ी का इंजन ड्राइवर लगाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। ये हम्फ्री का बैकग्राउंड है। मेरा हमनवाला और हम प्याला रहा है। मैं उसे तुम्हारे बारे में असल बात तो नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि तुम लोग शराब की स्मगलिंग के सिलसिले में पुलिस को मतलूब हो। मिस्टर हम्फ्री तुमसे मिलकर बड़ा खुश होगा, क्योंकि वो खुद भी स्मगलर रह चुका है और शराब ही स्मगल किया करता था। वो शराब को स्मगल करना कार खैर समझता है। इस एतबार से तुम हम्फ्री के साथ बिल्कुल महफूज रहोगे और वो तुम्हें अपनी हिफाजत में अमृतसर पहुंचा देगा। कमांडो इमरान और जिब्रान को ये तजवीज मुनासिब लगी। जिब्रान ने कहा, क्या हम मिस्टर हम्फ्री से पहले यहाँ नहीं मिल सकते? सत्तार सेठ ने कहा, नहीं, मैं उसे यहाँ नहीं ला सकता। वैसे मैं उसे सब कुछ ब्रीफ कर दूंगा, उसे तुम्हारे बारे में समझा दूंगा और तुम उसे रेलवे स्टेशन पर ही मिलोगे। मैं खुद तुम्हें साथ लेकर बोरीबंदर स्टेशन जाऊंगा। वो बंबई के बोरीबंदर स्टेशन से मालगाड़ी लेकर चलता है। इमरान ने पूछा, वो किस रोज जाने वाला है? सत्तार सेठ बोला, ये मैं सब कुछ तुम्हें पता करके बता दूंगा। मुझे यकीन है कि मिस्टर हम्फ्री के साथ तुम लोग बिल्कुल महफूज रहोगे। वो तुम्हें पुलिस की नजरों से दूर रखने और छुपाने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरे रोज सत्तार सेठ रात को खाने के टाइम पर रेस्ट हाउस आया। उसने टेलीफोन करके कमांडो इमरान को बता दिया था कि वो खाना उनके साथ ही खाएगा। सत्तार सेठ ने बताया कि उसने मिस्टर हम्फ्री से सारी बात कर ली है। फिर हंसते हुए कहने लगा, यार, हम्फ्री ने जब सुना कि उसे शराब के 2 स्मगलरों को पुलिस की निगाहों से बचाकर अमृतसर तक ले जाना है और शराब के स्मगलर मेरे दोस्त भी हैं, तो वो तो बहुत खुश हुआ। तहका लगाकर बोला सत्तार सेठ, मुझे इस किस्म के काम कहा करो। शराब के स्मगलर तो मेरे भाई हैं, तुम्हारे वो दोस्त होंगे, लेकिन मेरे वो भाई हैं। तुम फिक्र ही न करो। पुलिस की ऐसी की तैसी दोनों स्मगलरों को अपने साथ इंजन में ही रखूंगा और इस तरह छुपाऊंगा कि पुलिस का बाप भी उन पर शक न कर सकेगा। बस तुम रात को उन्हें लेकर बोरीबंदर पहुंच जाओ। सत्तार सेठ ने बताया कि मिस्टर हम्फ्री कल रात 9:15 पर मालगाड़ी लेकर रवाना होगा। तुम लोग कल शाम के बाद तैयार रहना। मैं ठीक 8:30 बजे रात तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। दूसरे दिन सत्तार सेठ ठीक रात के 8:30 बजे रेस्ट हाउस पहुंच गया। कमांडो इमरान और जिब्रान दोनों पहले से तैयार थे। वो खाना वगैरह खा चुके थे। सत्तार सेठ ने उन्हें गाड़ी में बिठाया और बंबई के रेलवे स्टेशन बोरीबंदर की तरफ रवाना हो गया। बोरीबंदर स्टेशन के रेलवे यार्ड वाले एक वीरान से प्लेटफॉर्म पर मिस्टर हम्फ्री की मालगाड़ी लगी हुई थी। हम्फ्री गाड़ी के इंजन के बाहर लोहे के स्टूल पर बैठा चाय पी रहा था। सांवले रंग का ऊंचा लंबा अधेड़ उम्र आदमी था। सर दरमियान से गंजा था। उसने नीली कमीज और नीली पतलून पहन रखी थी। सत्तार सेठ को देखकर उठकर मिला। यार सत्तार सेठ, बाय गॉड, किसी रोज तुम भी मेरे साथ अमृतसर बंबई ट्रैक पर चलो, बड़ा मजा आएगा। मगर तुम बड़े आदमी हो बाबा। फिर मिस्टर हम्फ्री ने कमांडो इमरान और जिब्रान को देखा और बोला, अच्छा, तो ये तुम्हारे दोस्त हैं? और साथ ही इमरान और जिब्रान को आंख मारी। इमरान जरा सा मुस्कुरा दिया। उसने सोचा कि खुले दिल का, यारों का यार टाइप का आदमी है। जरा बड़ बोला है, मगर खैर अमृतसर उन दोनों को छुपा कर ले जाएगा। सत्तार सेठ ने हम्फ्री से इमरान और जिब्रान का तारुफ करवाया और कहा, ये मिस्टर इमरान है और ये मिस्टर जिब्रान है। उसने दोनों के असली नाम मिस्टर हम्फ्री को बताने में कोई हर्ज नहीं समझा था। कहने लगा, बाकी मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है, बस इनको अमृतसर पहुंचा दो। उस वक्त वहां उन लोगों के सिवा और कोई गैर आदमी नहीं था।
मिस्टर हम्फ्री ने कहकहा लगाकर कहा, सत्तार यार तुम क्यों फिक्र करते हो, तुम्हारे यार मेरे यार हैं, तुम्हारे भाई मेरे भाई हैं, बाय गॉड समझो कि ये अमृतसर पहुंच गए। उसके बाद मिस्टर हम्फ्री इमरान जिब्रान की तरफ मुतवज्जे हुआ। पहले दाएं बाएं देखा कि कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा, फिर दोनों की तरफ जरा सा झुक कर बोला, बस जिस तरह मैं कहूँ उसी तरह करते रहना। इतने में माल गाड़ी का गार्ड आ गया, वो भी क्रिश्चियन था। मिस्टर हम्फ्री ने हमारा और सत्तार सेठ का उससे तारुफ करवाया और कहा, ये मेरे कजन हैं, अमृतसर होशियारपुर ब्रांच लाइन पर फायरमैन हैं, बम्बई की सैर करने आए हुए थे, अब मेरे साथ अमृतसर तक जाएंगे। गार्ड ने बड़ी खुश अखलाकी से कमांडो इमरान और जिब्रान से हाथ मिलाया और बोला, नो प्रॉब्लम, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। फिर मिस्टर हम्फ्री से कहने लगा, पार्सल का डिब्बा लगने वाला है, गाड़ी लेट नहीं होनी चाहिए। मिस्टर हम्फ्री ने कहा, नो प्रॉब्लम मिस्टर एंडरसन, गाड़ी लेट भी हो गई तो मैं लेट निकाल लूंगा। गार्ड ओके कहकर चला गया। सत्तार सेठ बोला, अच्छा भाई हम्फ्री, मैं चलता हूँ, अब मेरे दोस्तों को अमृतसर तक पहुँचाना तेरा काम है। वो बोला, अरे सत्तार सेठ काहे को फिक्र करता है भाई, तुम्हारे दोस्त हमारे दोस्त हैं, तुम्हारे भाई हमारे भाई हैं, समझो कि अमृतसर पहुंच गए। सत्तार सेठ चला गया तो मिस्टर हम्फ्री ने इमरान से कहा, ये इंजन के साथ ही छोटा सा सर्वेंट कूपे लगा हुआ है, तुम लोग इसके अंदर जाकर बैठो, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल दो, सिवाय शराब के मैं हर शय पेश कर सकता हूँ। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू मिस्टर हम्फ्री, हम में से कोई भी न सिगरेट पीता है न शराब पीता है। मिस्टर हम्फ्री ने चाय की प्याली स्टूल पर रख दी और हैरत के साथ धीमी आवाज में बोला, कमाल की बात है यार, तुम लोग शराब स्मगल करते हो तो सिगरेट तक नहीं पीते। कमांडो जिब्रान ने हंसकर कहा, मिस्टर हम्फ्री वो हमारा कारोबार है। वो बोला, अच्छी बात है। ये कहकर मिस्टर हम्फ्री ने फायरमैन से कहा, माइकल स्टीम चेक कर लो। फायरमैन इंजन के दरवाजे वाली सीट पर बैठा कपड़े से अपने हाथ साफ कर रहा था। बोला, चेक कर ली है उस्ताद, सब ठीक है। इमरान और जिब्रान इंजन के साथ ही जो छोटा सा 2 सीटों और 2 आमने सामने बर्थों वाला कूपे लगा था उसमें जाकर बैठ गए। जिब्रान कहने लगा, सत्तार सेठ ने हमारा बड़ा अच्छा इंतजाम कर दिया है। इमरान बोला, सत्तार सेठ बड़ा हमगीर किस्म का हरफन मौला शख्स है, जिंदगी के हर शोबे में उसके मिलने वाले मौजूद हैं। जिब्रान ने कहा, वतन की खिदमत के लिए उसकी जो ड्यूटी लगी है उसके लिए ऐसा ही आदमी चाहिए। मिस्टर हम्फ्री भी बड़ा खुला डुल्ला आदमी है और यारों का यार है, वो हमें पूरी हिफाजत से अमृतसर पहुंचा देगा इंशाल्लाह। इमरान ये कहकर खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म पर देखने लगा। हम्फ्री सामने खड़ा सिगरेट पीते हुए पीछे शायद गार्ड की तरफ देख रहा था। इतने में गार्ड की सीटी की आवाज सुनाई दी। मिस्टर हम्फ्री इंजन पर चढ़ गया और दरवाजे में खड़े होकर पीछे गार्ड के डिब्बे की तरफ देखने लगा। इमरान भी पीछे देख रहा था। इस बात की उसे बड़ी तसल्ली थी कि प्लेटफॉर्म पर सिविल पुलिस या मिलिट्री पुलिस का एक भी सिपाही नहीं था। मालगाड़ी थी, यहाँ किसी पुलिस वाले का कोई काम नहीं था। गार्ड ने एक बार फिर सीटी बजाई और लालटेन का सब्ज शीशे वाला हिस्सा इंजन की तरफ करके लालटेन को आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगा। साथ साथ वो सीटी भी बजाता जा रहा था। मिस्टर हम्फ्री ने ऊपर लगी रस्सी खींचकर इंजन के 2-3 विसल दिए और पीछे हट गया। फिर गाड़ी को हल्का सा धचका लगा और मालगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब खिसकने लगी। इमरान ने पीछे की तरफ देखा। मालगाड़ी का गार्ड सबसे पिछले डिब्बे में सवार हो चुका था और डिब्बे के दरवाजे में खड़ा हाथ बाहर निकालकर आहिस्ता आहिस्ता हरी बत्ती वाली लालटेन हिला रहा था। मालगाड़ी को पत्थर के कोयले से चलने वाला इंजन लगा हुआ था। इंजन ने 6-7 बार जोर जोर से और जल्दी जल्दी छक छक की। इंजन के सारे पहिए जोर से घूमे और फिर नॉर्मल रफ्तार पर आ गए और इंजन बड़ी आवाज के साथ और बड़े शोर के साथ छक छक करता आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पर चलने लगा। थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म से निकलकर बम्बई के बहुत बड़े रेलवे स्टेशन के यार्ड में से इधर उधर घूमता, एक रेलवे ट्रैक से गड़गड़ करता दूसरे रेल के ट्रैक पर होता हल्की रफ्तार के साथ गुजरने लगा। उसे यार्ड में से गुजरते 15-20 मिनट लग गए। फिर कहीं जाकर वो अपनी असली रेलवे लाइन पर आया। अपने मालगाड़ी के ट्रैक पर आने के बाद इंजन की रफ्तार तेज होने लगी। बम्बई स्टेशन की रोशनियां, सिग्नल की सुर्ख बत्तियां पीछे को निकलती जा रही थी। बम्बई स्टेशन की हुदूद से गाड़ी निकली थी। दोनों जानिब बम्बई के मुख्तलिफ इलाकों के फ्लैटों का सिलसिला शुरू हो गया। हर फ्लैट में रोशनी हो रही थी और लोग रात के खाने की तैयारियां कर रहे थे। फाटक गुजरता तो वहां गाड़ियों और बसों की कतारें खड़ी नजर आती। अभी मालगाड़ी की रेलवे लाइन के साथ 3-4 रेलवे ट्रैक साथ साथ चल रहे थे। सामने की जानिब से बिजली से चलने वाली लोकल ट्रेन जोरों शोर से आती और विसल देती गुजर जाती। ये सिलसिला काफी दूर तक चलता रहा। रास्ते में बम्बई शहर के लोकल स्टेशन दूर से नजर आते और पीछे की तरफ गुजर जाते। मालगाड़ी की लाइन लोकल स्टेशनों से कुछ फासले पर बनाई गई थी। मालगाड़ी मामूली रफ्तार से चली जा रही थी। बम्बई बहुत वसी और फैला हुआ शहर था। उस शहर की कई कॉलोनियां और कई आबादियां थी। उनसे निकलते हुए मालगाड़ी को काफी वक्त लग गया।
जब बम्बई शहर की कॉलोनियां और आबादी खत्म हुई तो बम्बई के मज़ाफ़ात शुरू हो गए। दूर दूर तक मकानों, इमारतों और बंगलों की रोशनियां जगमगा रही थी। एक दरिया का पुल भी आया और गुजर गया। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ती जा रही थी। फिर बम्बई के मज़ाफ़ात भी खत्म हो गए और बंगलों, कारखानों और बिल्डिंगों की जगमगाती रोशनियां दूर होते और पीछे जाते हुए खत्म हो गईं और जंगल शुरू हो गए। यहाँ पहुंचकर मालगाड़ी ने अपनी एक स्पीड मुतय्यन कर ली और फिर उस स्पीड पर रास्ता तय करने लगी। कमांडो इमरान और जिब्रान दोनों खिड़कियों के पास बैठे शहर की रोशनियों का नजारा कर रहे थे। जब रोशनियां इक्का दुक्का रह गईं तो वो खिड़कियों से हटकर आमने सामने वाली सीट पर बैठ गए और बातें करने लगे। इंजन करीब होने की वजह से वहाँ शोर ज्यादा था, जिसके बायस उन्हें मामूल से जरा ऊंची आवाज में बात करनी पड़ती थी। इसलिए वो सख्त जरूरत के वक्त ही एक दूसरे से बात करते। आखिर इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है हमें ऊपर बर्थ पर चढ़कर लेट जाना चाहिए। दोनों ऊपर अपने अपने बर्थ पर चढ़कर लेट गए। इंजन के शोर और पहियों की एक खास ताल पर ठकाठक की आवाज ने उन पर हल्की हल्की गुनूदगी तारी करनी शुरू कर दी। ये मालगाड़ी थी। इसे सिर्फ उसी स्टेशन पर खड़े होना था जहां इंजन को पानी और कोयला लेने की जरूरत थी, या फिर किसी बड़े शहर के स्टेशन पर माल उतरवाने या माल लदवाने के लिए ही रुकना था। और बड़ा शहर अभी बहुत दूर था। चुनाचे इमरान और जिब्रान ने अपने आप को नींद की देवी के हवाले कर दिया। काफी देर के बाद उन्हें एक बेफिक्री की रात मिली थी। वो बड़ी जल्दी गहरी नींद में खो गए। जिस वक्त इमरान की आंख खुली उस वक्त मालगाड़ी किसी दरिया के बड़े पुल पर से गड़गड़ का शोर मचाती गुजर रही थी। उसने बर्थ पर से झुककर नीचे खिड़की में देखा। बाहर अंधेरा था। इमरान के पास कोई घड़ी नहीं थी, जिब्रान के पास भी नहीं थी। वो सामने वाली बर्थ पर गहरी नींद सो रहा था। कुछ पता नहीं था कि रात कितनी गुजर गई है। इमरान ने सोचा कि नींद पूरी करने का ये मौका शायद बड़ी देर के बाद मिला है, सो जाना चाहिए। उसने पहलू बदल कर दीवार की तरफ मुंह कर लिया और आंखें बंद कर ली। वो पहले ही नींद में था। थोड़ी देर के बाद उसे दोबारा नींद आ गई। उसके बाद जब उसकी आंख खुली तो मालगाड़ी की रफ्तार हल्की हो रही थी। लगता था कि आगे वो किसी स्टेशन पर रुकने वाली है। इमरान की नींद भी पूरी हो चुकी थी। वो बर्थ से उतरकर नीचे खिड़की के पास बैठ गया। बाहर किसी शहर की रोशनियां पीछे को जा रही थी। फिर मालगाड़ी रेलवे यार्ड में से गुजरने लगी। वो बार बार रेलवे लाइन बदल रही थी। इसकी वजह ये थी कि मालगाड़ी को हर स्टेशन के एक अलग प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जाता था। आखिर ट्रेन एक खाली खाली से प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। जिब्रान की भी आंख खुल गई। वो भी बर्थ पर से नीचे उतर आया। उसने नींद भरी आवाज में पूछा, कौन सा स्टेशन है और तुम कब से जाग रहे हो? इतने में मिस्टर हम्फ्री इंजन से उतरकर उनके पास आ गया। कहने लगा, क्यों भाई, क्या हाल है? सोए भी थे कि नहीं? इमरान ने कहा, खूब सोते रहे हैं सर। मिस्टर हम्फ्री ने हंसकर और अपने हाथों पर लगी हुई ग्रीस कपड़े से साफ करते हुए कहा, यार मुझे सर तो न कहो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा अफसर तो नहीं हूँ। वैसे हम बुरहानपुर पहुँच गए हैं, ऊपर चढ़कर सो जाओ। अभी दिल्ली अमृतसर बहुत दूर है। मालगाड़ी स्टेशन की यार्ड में एक तरफ प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। इंजन में पानी भरा जा रहा था। कुछ मजदूर टोकरियों में पत्थर का कोयला भर भर कर इंजन में डाल रहे थे। सुबह का उजाला आसमान पर नमूदार हो रहा था। जिब्रान कहने लगा, मेरा ख्याल है हमें बर्थ पर ही बैठना चाहिए। मिस्टर हम्फ्री ने यूं ही नहीं कहा कि ऊपर चढ़कर सो जाओ। दोनों कमांडो दोस्त आमने सामने वाले बर्थ पर चढ़कर लेट गए, मगर उनकी नींद पूरी हो चुकी थी। जिब्रान ने कहा, मालगाड़ी का एक फायदा जरूर है कि इसमें एक तो मुसाफिर नहीं होते, दूसरे स्टेशन पर कोई पुलिस वाला मुसाफिरों को घूरता दिखाई नहीं देता। इमरान ने कहा, लेकिन अगर किसी स्टेशन पर कोई पुलिस वाला आ गया तो हम उसे साफ नजर आ जाएंगे। मेरा ख्याल है मिस्टर हम्फ्री हमें पहले ही खबरदार कर देगा। मालगाड़ी पर कोयला और पानी डाल दिया गया था तो वो वहां से आगे रवाना हो गई। सारा दिन सफर में गुजर गया। दोनों कमांडो पुलिस और इंटेलिजेंस वालों की निगाहों से भी दूर रहे और दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में मालगाड़ी को 2 नए डिब्बे लगने थे और एक डिब्बा अलग किया जाना था। उसमें काफी वक्त लग गया। इस दौरान मिस्टर हम्फ्री की हिदायत के मुताबिक दोनों कमांडो दोस्त कूपे की बर्थों पर ही लेटे रहे। मालगाड़ी की तरफ भी पुलिस का कोई सिपाही नहीं आया था। फिर भी हम्फ्री ने उन्हें डिब्बे से उतरने से मना किया था। ट्रेन दिल्ली के जंक्शन पर 2.5 घंटे रुकने के बाद आगे चली तो इमरान और जिब्रान भी बर्थ से उतर आए। उन्हें बंबई से चले पूरी एक रात और एक दिन हो गया था और आगे फिर रात आ रही थी, मगर खैर खैरियत ही रही। मालगाड़ी ने और खास तौर पर उसके ड्राइवर मिस्टर हम्फ्री ने इमरान और जिब्रान को काफी तहफ्फुज़ दिया। इसी तरह वो अमृतसर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने मिस्टर हम्फ्री का शुक्रिया अदा किया और वाया होशियारपुर जम्मू जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। जम्मू में भारतीय फौजी जगह जगह चलते फिरते और पहरे पर खड़े नजर आ रहे थे। इमरान और जिब्रान अब अलग अलग हो गए थे और दोनों में ये बात तय हो गई थी कि वो अलग अलग सफर करके ही श्रीनगर और फिर वहां से मुजाहिदीन के कमांडर गाजी के खुफिया ठिकाने पर पहुंचेंगे। ये इलाका काफी खतरनाक था
और कदम कदम पर इंटेलिजेंस ने जाल फैलाया हुआ था। इमरान और जिब्रान सिर्फ अपनी तजुर्बाकारी की वजह से इस जाल में फंसने से महफूज रहे। वो बिलाखिर श्रीनगर में कमांडर गाजी के खुफिया ठिकाने पर आ गए। वो आगे पीछे वहां पहुंचे थे मगर खैरियत से पहुंच गए थे। उन्होंने मुजाहिदीन को खास तौर पर कमांडर गाजी को अपने मार्के की दास्तान मुख्तसर तौर पर बयान की और पूछा कि कारगिल सेक्टर की क्या सूरत हाल है। कमांडर गाजी ने कहा, तुम लोगों ने गोला बारूद के कॉन्वॉय को जो तबाह किया है उसकी वजह से कारगिल के महाज पर भारतीय तोपखाने की गोलाबारी की शिद्दत बहुत कम हो गई है। पहले तोपखाना अंधाधुंध फायरिंग करता था, अब सोच समझ कर वक्फे वक्फे से गोलाबारी करता है, मगर उसे पीछे से सप्लाई मिल जाएगी। भारतीय असलहा खाने भारत के जुनूब में दक्कन में भी मौजूद हैं। इमरान ने पूछा, कारगिल की सबसे बुलंद चोटी पर अपने मुजाहिदीन की क्या पोजीशन है? कमांडर गाजी ने जवाब दिया, मुजाहिदीन पहाड़ की चोटी पर डटे हुए हैं। कारगिल सेक्टर की सबसे बुलंद चोटी है, उसके नीचे से जो सड़क सियाचिन को जाती है उस पर भी मुजाहिदीन का कब्जा है और यूं सियाचिन के महाज पर भारतीय फौज की राशन और असलहे की सप्लाई कट चुकी है। सियाचिन में भारतीय फौज के दस्ते महसूर होकर रह गए हैं। दोस्तों, आप सबके बेहद इसरार पर हम इस्लामी कहानियां शुरू करने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जिसकी फरमाइश है वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।